नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अपन ने चैप्टर नंबर 3 में सक्रियता श्रेणी तक अपन ने पढ़ लिया था कि कौन से तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, कौन से तत्व कम क्रियाशील होते हैं, और बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ उसको सीखा था। आज अपन पढ़ रहे हैं कि जो वास्तव में धातु अधातु होते हैं, ये अभिक्रिया क्यों करते हैं, इनको क्या पड़ी रहती है कि अभिक्रिया करें। ठीक है ना, ये चुपचाप भी तो बैठे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपन ने छोटी क्लासों में सीखा है, अपन 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं कि जो तत्व होते हैं वो स्थायी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? स्थायी होना चाहते हैं। जैसे पढ़ा है ना अपन ने पढ़ा है लुईस का अष्टक नियम, पढ़ा है ना। क्यों? क्योंकि ये स्थायी होना चाहते हैं। और स्थायी कैसे होते हैं? ये अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं और तत्व क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, जो गैसें होती है जैसे कि हीलियम हो गई, इसके अलावा नियोन, ऑर्गन, ये क्या है? स्थायी गैसें हैं। ठीक है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। तो जो इनके आसपास के तत्व होते हैं वो भी इनकी तरह का क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। जो इनके आसपास के तत्व होते हैं वो भी इनकी तरह क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो स्थायी हो जाए और अक्रिय आराम से पड़े रहे प्रकृति में। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे अपन सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक पहले बताओ कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं अपन? 2 8 1। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 2 8 1। ये क्या लिखा मैंने? ये मैंने लिखा K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब इसके M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और L कोश में 8, यानी कि इसमें तो अष्टक पूरा हो रहा है, इसमें भी 8 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और ये 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि नियोन के बराबर आ जाएगा। और नियोन क्या है? अक्रिय गैस है। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? सोडियम, ये भी अक्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है लुईस के अष्टक नियम के अनुसार। तो देखो, जो सोडियम होता है वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन दान। और क्या बना लेगा साथ में? Na+। और अपन जानते हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो क्या बना लेता है? धनायन बना लेता है। और जैसा कि अपन ने चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था कि धातुओं की प्रकृति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन दान करने की। और इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो ये किसका धनायन बन गया? सोडियम का धनायन बन गया। ठीक है, तो ये तो रही बात धातुओं की। तो धातु किस प्रकार अभिक्रियाएं क्यों करेंगे? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। फिर अधातु किस प्रकार से? उनका भी यही रीजन है। जो अधातु होते हैं वो भी क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि स्थायी होना चाहते हैं। जैसे कि मैं लूँ क्लोरीन, क्या ले लूँ मैं? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे? 2 8 और 7, यानी कि K कोश में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, और M में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? देखो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और 10 पे आ जाएगा, तो इसके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये क्या करेगा? अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत बड़ा काम है। ठीक है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आराम से ले लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बाहर घूम रहा है, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर दे जाएगा। नहीं, इसको किसी से मेल मिलाप करना पड़ेगा। क्यों? ऐसे तत्व से मेल मिलाप करना पड़ेगा जो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, और उस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो Cl जो है क्लोरीन अपना, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और क्या बना लेगा? ये Cl-। क्या बना लेगा? Cl-। और अपन ने जो अधातु पढ़े हैं उनमें भी यही परिभाषा पढ़ी है कि जो अधातु होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। तो किसका ऋणायन बन गया? Cl माइनस का। तो अब जो Cl माइनस है, क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन का जो ऋणायन है उसके परमाणु क्रमांक कितने हो जाएंगे? 18, और इसका परमाणु जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो हो जाएगा 2 8 8। अब देखो अष्टक पूरा हो रहा है ना, यानी कि जो Cl माइनस है वो स्थायी है, और जो Na प्लस था इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8। इसमें भी अष्टक पूरा हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है? अब स्थायी है, और Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गया? स्थायी हो गया। तो अपना क्वेश्चन था कि जो धातु और अधातु होते हैं वो अभिक्रिया क्यों करते हैं? तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अभिक्रियाएं करते हैं। अब देखो ये जो Na प्लस है और Cl माइनस है, अब Na प्लस ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन दान किया था, इलेक्ट्रॉन दान किया था, और Cl ने क्या कर लिया? उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब अपन देखेंगे कि जो सोडियम और क्लोरीन है इनकी पार्टनरशिप को अपन कैसे दर्शाएंगे। तो जो ये Na है, यानी कि ये जो सोडियम है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में त्यागने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दूं। और जो अपना क्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl और इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिए, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है। अब इसको अष्टक बनाने के लिए, यानी कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? Cl ले लेगा। कौन ले लेगा? Cl। तो जो ये अपना सोडियम है ये तो बना लेगा Na प्लस, क्या बना लेगा? Na प्लस। और जो अपना क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? Cl माइनस बना लेगा। तो ये Cl माइनस। ठीक है। इसके पास भी अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके पास भी कितने हो गए? अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर उनको भी अपन दर्शाना चाहें तो आराम से ऐसे दर्शा सकते हैं, 5 6 7, और ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया? NaCl का। किसका निर्माण हो गया? NaCl का। तो अब अपन क्या जानने लगे कि जो NaCl होता है उसके बीच में कौन सा बंध होता है? ये होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। और आयनिक बंध क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस बंध का निर्माण किससे होता है? आयनों से होता है। आयनों के आकर्षण के कारण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बंध। और जो आयनिक बंध से बनने वाले यौगिक हैं उनको बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। ठीक है ना। आज अपन क्या सीखे? नई चीज, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किन्हें कहेंगे? जो आयनिक बंधों से जुड़े होते हैं। और आयनिक बंध किनसे मिलकर बने होते हैं? आयनों के आकर्षण के कारण। यहाँ कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण, क्योंकि एक तो धनायन है और एक ऋणायन, तो इनके बीच क्या लगेगा? आयनिक आकर्षण बल लगेगा और आयनिक बंध का निर्माण होगा। इसलिए जो अपना NaCl है वो कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक। अगर अपन बात करें मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन? 2 8 2। ठीक है। अब इसको अष्टक बनाने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन 2 आराम से त्याग देगा। ठीक है। तो 2 आराम से त्यागेगा तो क्या बना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए और Mg। अब इस पर बताओ कितना प्लस चार्ज आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो प्लस चार्ज भी कितना आएगा इस पर? 2, यानी कि Mg+2। जो मैग्नीशियम का आयन होता है, मैग्नीशियम का धन आयन होता है, इस पर चार्ज कितना होता है? +2। और वो कैसे आता है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है। और अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस कौन सी अधातु से इसकी अभिक्रिया कराएं? मान लो Cl से अभिक्रिया करवा दे। और अपन ने अभी देखा है कि क्लोरीन को तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और ये तो 2 त्याग रहा है। तो ऐसा करते हैं, 2 क्लोरीन इसके पास ले आते हैं। जो मैग्नीशियम है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अपन क्या करते हैं? केवल बाह्यतम वाले दर्शाते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही दर्शाए जाते हैं। अब इसके पास 1 क्लोरीन लाएंगे, एक और क्लोरीन लाएंगे। क्लोरीन के पास ऑलरेडी कितने हैं बाह्यतम कोश में? है 7। कितने हैं? 7। ठीक है। ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन इस पर दर्शा दिए। अब जो ये है 1 क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना मैग्नीशियम +2, ठीक है। और ये बन जाएंगे, अब चूंकि यहाँ पर कितने Cl है, 2 Cl है, तो यहाँ पर कोष्टक में अपन क्या लिखेंगे, 2 Cl लिखेंगे। कितने लिखेंगे, Cl, और वो भी माइनस में, ठीक है ना, माइनस में लिखेंगे। अब चाहो तो इलेक्ट्रॉन दर्शा सकते हो, 3 4 5 6 7 तो इसके, और एक किससे लिया था इसने, मैग्नीशियम से। तो इस प्रकार जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो भी कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो आज अपन ने कितने यौगिक देखे, 2 यौगिक, NaCl और MgCl2, तो ये होते हैं आयनिक यौगिक। अब अपन बात करेंगे कि जो आयनिक गुण होते हैं, जो मतलब ये किस प्रकार से गुण दर्शाते हैं, अभिक्रिया, जैसे कि गुणों में क्या आ जाता है, अभिक्रियाएं आ जाती है, विद्युत चालकता आ जाती है, इनके गलनांक क्वथनांक आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी भौतिक प्रकृति पर। जो ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं, चूंकि ये किससे बंधे होते हैं, आयनिक आकर्षण बल से, और आयनिक जो बंध होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षित कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और बंध स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे बनने वाले यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। कौन से, ठोस अवस्था में। तो NaCl MgCl2 ये सब कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, और थोड़े कठोर होते हैं। लेकिन कठोर तो होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः किस अवस्था में होते, मतलब किस तरह की प्रकृति दर्शाते हैं, भंगुरता वाली। कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं, भंगुरता। अब भंगुरता क्या होता है, अपन ने शुरू में पढ़ा था कि ठोसों को जब थोड़ा दबाव डाला जाता है, ठीक है ना, उस पर थोड़ा प्रेशर डाला जाता है तो टूटकर बिखर जाते हैं, इस गुण को कहते हैं भंगुरता। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे। क्यों होते हैं ज़्यादा, क्योंकि आयनिक आकर्षण बल अत्यधिक होता है और ये एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके अलावा तीसरा बात करें अपन इसकी, तो विद्युत चालकता, ठीक है। अब विद्युत चालकता, चूंकि ये कठोर अवस्था में रहेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, नहीं होगा। तो ठोस अवस्था में यह किसी भी प्रकार की विद्युत का चालन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से। लेकिन जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, ठीक है ना, इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, यानी कि इनको जल में घोला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है, तो वहाँ पर विद्युत का चालन होगा, ठीक है। यानी कि अपन ने क्या पढ़ा कि जो आयनिक यौगिक है इनके ठोस अवस्था में, ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तब तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, इनको जल में घोला जाता है, तो विद्युत धारा का चालन हो जाता है।